हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो क्लासें हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो आपके लिए चैप्टर वाइज शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले हमने इन्वायरमेंट को कंप्लीट स्टडी करी थी, यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन उसमें देखे थे। तो आज का टॉपिक हमारे प्राचीन भारत है। ठीक है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की क्लासों को भी आपके लिए हम करेंगे। उसके बाद भारतीय संस्कृति की रहेगी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास रहेगी। ऐसी आपकी सभी क्लासें बन करके चलती रहेंगी। तो लेकिन आज के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जीके को कैसे तैयार करिएगा, कम समय में आप कैसे तैयार करिएगा। तो 2 से 3 मिनट आपके मैं लेने वाला हूं, जिससे आपको मैं ये बताऊंगा कि जीके आपके लिए बेस्ट कहां से पढ़ी जा सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो देखिएगा, पहली बात जो सबसे जरूरी है, उस सबसे जरूरी बात के लिए मैं आपके लिए 2 पॉइंट दे सकता हूं कि सबसे जरूरी बात यह है कि जीके को आपको पढ़ना कहां से है। तो देखिएगा, जो कि हमारे हर स्टेट का, जैसे आपके दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन हुए हैं, हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन हुए थे, बिहार पुलिस के क्वेश्चन हुए थे, जो सभी क्वेश्चन जो हमारे इधर से उधर हुए थे, यानी कि जितने भी राजस्थान पुलिस होगी, दिल्ली पुलिस होगी, इन सभी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन इन सभी परीक्षाओं में जो अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी के, यानी कि अगर राजस्थान पुलिस का पेपर है तो राजस्थान पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इन सभी के क्वेश्चनों को आप एक जगह इकट्ठा कर लें और वही क्वेश्चन आपके रिपीटेशन आएंगे। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपके यहाँ वाली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में आएगा, और राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आएगा। देखिएगा, अब 4 शिफ्टों में पेपर होने वाले हैं आपके। तो कुल मिलाकर आपके, अगर एक पेपर में आपके 300 प्रश्न पूछे जाते हैं, 300 नंबर के अगर आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 300 नंबरों के अगर 150 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो आपके 150 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 600 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को उठा के बनाया जाएगा। नए क्वेश्चन क्या बनेंगे? तो नए क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके करंट अफेयर्स से बनेंगे, राइट। तो जितने भी हमें पेपर मिले, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, उत्तराखंड पुलिस हो गया, वही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, उन्हीं के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। दूसरी पॉइंट पे बात ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगे। कम समय है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। जितने ज्यादा, मान लीजिएगा अभी से आपने स्टार्ट किया और आपने 30 प्रैक्टिस सेट लगा दिए, तो एक प्रैक्टिस सेट में आपके 150 क्वेश्चन है, 30 प्रैक्टिस सेट में आपके 445, यानी कि 4500 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे। तो 4500 क्वेश्चन आप अभी पढ़ेंगे, आपने कुछ पहले भी क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो आपके सिलेक्शन में बहुत सारी आराम रहने वाली है। बस मेरा तो सिर्फ एक ही बात रहती है कि जब भी हम एग्जाम हॉल से निकले तो कट ऑफ की ओर ना भागे। मेंस पेपर है तो मेंस की ओर भागें, फिजिकल है तो फिजिकल की ओर जाएं हम। ठीक है, कि हमें ये नहीं टटोलना पड़े कि भाई सर कट ऑफ कितनी जाएगी, 10 लोगों से पूछें कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, आप जब भी एग्जाम हॉल से निकलो तो एक ही हमारे सीने में आवाज होनी चाहिए, एक ही हमारे मन में आवाज होनी चाहिए कि अब तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर 300 में से 240, 230, 235 का करके आए हैं। तो कट ऑफ की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है ना। आप कट ऑफ के लिए, अगर आप कट ऑफ तोलते हैं तो आपने कहीं ना कहीं में पढ़ाई में कमी कर रखी है। तो जो दिन हमारे लिए बचे हैं, उसमें आपके लिए भी हम बहुत सारा परिश्रम करेंगे, और उत्तर प्रदेश के लिए जितनी भी चैप्टर वाइज क्लासें हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं हमारी। ठीक, किस पे आधारित? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपके आधारित हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चनों के साथ शुरू करते हैं। तो आज हमारी 17 नंबर क्लास है। क्लास का टॉपिक है प्राचीन भारत, और उत्तर प्रदेश के सबसे जबरदस्त टॉपिकों में से एक है। तो जितने भी आज तक यूपीएसआई, एमपीएसआई, राजस्थान एसआई, हरियाणा एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी क्वेश्चन अभी तक एएसआई वगैरह में पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस के, उन सभी क्वेश्चनों को हमने रखा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है प्राचीन भारत से। जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा टाइम है वो में लिखने का टाइम नहीं बचा, अब सिर्फ सुनने का टाइम बचा है। तो सुनेंगे हम किस प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग में जैसे हम बैठ के सुनते हैं, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, अब हमें नोट्स को हटाना है और ऑफलाइन कोचिंग की तरह हमको सिर्फ सुनना है। मान लीजिएगा ये ऑफलाइन एक कोचिंग है, ठीक है, और रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जीके में अगर आप डेली बेस पर बने रहते हैं तो आप 38 में से कम आप 35 क्वेश्चन तो कर ही देंगे। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए भी परेशान ना रहें। तो करंट अफेयर्स की क्लास भी आपके लिए जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारी क्लासों को, तो क्लासों में हमारे कहाँ तक हमने मेहनत की है, क्या हमारे क्लासों पे क्वेश्चन बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भीतरी भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है, जो कि शासक से संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के बना दिया गया है कि आप इसमें कंफ्यूजन हो जाओ।
आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो एग्जामिनर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो स्टूडेंट को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। ठीक है, और हमने एक लक्ष्य बना रखा है कि उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद क्या व्यक्ति थे, स्वामी विवेकानंद ना पढ़ने के लिए कोई किसी का नौकरी करते थे, तो राजा अजीत सिंह ने पहले धर्म सम्मेलन में भेज दिया शिकागो में। ठीक है, तो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्हें कहा था कि उठो जागो जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो एग्जामिनर कैसे भी आपको घुमा ले, एग्जामिनर कैसे भी आपको घुमा ले, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको घूमना तो है लेकिन आपको सब कुछ आना चाहिए, यानी कि ओवरऑल एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें प्रश्न है कि भीतरी स्तंभलेख शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल से संबंधित है, यानी कि डायरेक्टली उसने जो प्रश्न पूछा उसने ये पूछा है कि जो भीतरी स्तंभ लेख है वो किस शासक से संबंधित है। ये किस काल से है, तो ये गुप्त काल से है आपके, ये तो बता ही रहा है। किस काल से है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है आपके। किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीत लिया था, ज्यादा से ज्यादा राज्यों को जीत लिया था। और इसे इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, इसका एक कवि था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन्हें कहते हैं हरिशेर। तो हरिशेर ने प्रयाग स्तंभ लेख को लिखा था। प्रयाग स्तंभ लेख को किसने लिखा था, हरिशेर ने प्रयाग स्तंभ लेख को लिखा था। अब अगर बात करेंगे आंसर की, तो आंसर है हमारा स्कंदगुप्त। क्या आंसर है, स्कंदगुप्त। अब भीतरी स्तंभलेख आपके स्कंदगुप्त से संबंधित, राइट। तो भीतरी स्तंभलेख जब स्कंदगुप्त से आपके संबंधित होगा तो स्कंदगुप्त से एक अभिलेख और भी संबंधित है, जिसे हम कहते हैं जूनागढ़ का अभिलेख। क्या कहते हैं, जूनागढ़ का अभिलेख। अब जूनागढ़ का अभिलेख आपके गुजरात में है। कहां पर है, आपके गुजरात राज्य में है। तो जूनागढ़ का अभिलेख हो गया। और पॉइंट नंबर 2 इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि होड़ों को सबसे पहले पराजित करने वाला शासक, यानी कि होड़ों को सबसे पहले, जो कि होड़ों में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था माहिर सेन, उसको पराजित करने वाला पहला शासक कौन था, तो होड़ों का आक्रमण हुआ भारत पर और उसको पराजित किया किसने, स्कंदगुप्त ने। तो होड़ बहुत खतरनाक थे, यानी कि होड़ों को पराजित करने वाला पहले शासक कौन थे। ठीक है, तो होड़ों को पराजित करने वाला पहला शासक स्कंदगुप्त थे। ठीक है, तो 2 पॉइंट आए, भीतरी अभिलेख और होड़ों को पराजित करने के बाद सबसे बड़े जो शासक थे, सबसे पहले शासक थे, वो स्कंदगुप्त थे। चंद्रगुप्त देखिएगा, अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो मौर्य वंश के संस्थापक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर हम चंद्रगुप्त द्वितीय कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करी, क्यों कर ली, क्योंकि ये सब गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ से बात भी कर ली। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम यहां से बात करेंगे, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले शकों को पराजित किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और नालंदा के साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना गोपाल ने की थी। किसने करी, सॉरी, धर्मपाल ने उसकी स्थापना करी थी। धर्मपाल पाल वंश से संबंधित थे, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, कुमारगुप्त ने की थी। ओके, और आपके जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी, धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश से संबंधित थे। और पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, गोपाल। गोपाल क्या थे, पाल वंश के संस्थापक थे, राइट। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट तो आपके सब कुछ है, तो आंसर आपका बी क्या होगा, बी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था। अग्निमित्र का पुत्र कौन था, कालिदास। अगर पूछा जाए कालिदास को किसका संरक्षण प्रदान था, तो कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्रदान था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कौन, कालिदास। तो कालिदास की जो आपके मालविकाग्निमित्रम जो पहली रचना है कालिदास की प्रथम रचना, ठीक है, कालिदास की प्रथम रचना है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि किसके थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। और उनकी पहली रचना का नाम क्या है, तो पहली रचना भी आ सकता है, भारत का शेक्सपियर के नाम से आने देते हैं। भारत का मूर्ख व्यक्ति भी इनको हम कहते हैं, यानी कि जिस टहनी पर बैठे थे उसी टहनी को काट भी रहते, ऐसे थे कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। पुष्पमित्र से थे, कनिष्क से थे, बिंदुसार से थे, अशोक से थे।
क्या था आंसर? पुष्पमित्र से। क्या था आंसर? पुष्पमित्र से। कनिष्क की अगर बात करें, कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष, जिन्होंने रचना की थी बुद्ध चरित्र की, जो कि बहुत आती है, जो कि बौद्धों की रामायण है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा था, कनिष्क के शासन काल में लिखा था। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा, सब आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के ही पेपर में, एमपी, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में पूछे गए प्राचीन भारत के प्रश्न हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? यानी कि सांख्य पद्धति का संस्थापक किसे माना था? गौतम को। गलत हो गया आपका। बद्रयान गलत हो गया, ठीक है। पतंजलि की अगर बात करेंगे तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि ने किसकी रचना की थी? महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने। तो पतंजलि तो इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है, पतंजलि नहीं होने वाला है। नहीं, कपिल ऋषि। क्या आंसर होगा हमारा? कपिल ऋषि। तो कपिल ऋषि का राइट आंसर हमारा होगा। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती थी? तो भाई हड़प्पा सभ्यता में अगर गढ़ी की बात करेंगे तो वो किस लिए जानी जाती थी? वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, यानी कि उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वहां पुस्तक रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो आंसर क्या होगा? देखिएगा हड़प्पा सभ्यता। आप ध्यान से सुनिएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम दिया गया था, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया जो स्थल था उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। यानी पहला खोजा गया जो स्थल था हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के तट पर 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में। पुरातात्विक विभाग का जो जनक कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, और पुरातात्विक विभाग आपके संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत वो कार्य करता है, याद रखिएगा। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसने खोजा था? तो 1921 में किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। इसी प्रकार जो हड़प्पा है वो आपके रावी नदी के तट पर है। एक कंफ्यूजन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के तट पर है, जिसे 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था। अगर बात करें हड़प्पा के स्थलों की, तो देखिए हड़प्पा के अगर हम पूर्वी साइड में चलते हैं, अगर हम हड़प्पा के इस साइड पर चले, ये क्या है? पूर्वी साइड है, यहाँ पर आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, और आपके हिंडन नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में है, आपके हिंडन रिवर के किनारे है, याद रखिएगा हिंडन रिवर किनारे है उत्तर प्रदेश में। ये आपके कहां पर है? तो दक्षिण में आपके माडा है, जो कि आपकी चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी के किनारे है आपके, और आपके कहां पर है? J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। तो चिनाब नदी के किनारे जम्मू और कश्मीर में है। अगर हम इस साइड की बात करेंगे, वेस्ट की बात करेंगे, तो सुटकोडोर, जो कि आपके बलूचिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान में आपके स्थित है, जो कि आपके दशक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? दशक रिवर के किनारे है। और अगर यहां से बात करेंगे तो दैमाबाद, क्या होगा? दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र, दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। क्या होगी? महाराष्ट्र में। आपके कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में, ठीक। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर से समझिएगा। ये आपके लिए एक ग्रेट क्वेश्चन की स्थिति के अंतर्गत आएंगे, एक बेहतरीन क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एकदम जबरदस्त तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के अंतर्गत आते वाले हैं। तो चारों दिशाओं में अभी तक आपके 3% स्थल खोजा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का 97%, यानी कि जो 3% स्थल खोजा जा चुका है वो आपके 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल खोजा जा चुका है। तो सब आपके दिशाएं हैं कि कौन सी दिशा में आपके, ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि मैचिंग करने के लिए भी आ सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो गढ़ी जो शब्द होता था, वहां क्या करते थे? वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे। क्या बसते थे? उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ठीक है। उच्च वर्ग के लोग वो लोग वहां पर बसते थे। इसे क्या कहते थे? इसे गढ़ी कहते थे। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीही शब्द का उपयोग किया जाता था? तो ब्रीही शब्द का उपयोग किस अनाज के लिए किया जाता था? देखिए यार, माना जाता था कि विश्व की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो आपकी वैदिक सभ्यता है, लेकिन जब 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर दी गई दयाराम साहनी के द्वारा, तो उसे माना गया कि विश्व की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसे सिंधु घाटी की सभ्यता माना जाता है, जो कि मेसोपोटामिया व सुमेरियन की सभ्यता के समकालीन थी।
मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। उसके बाद की सभ्यता आर्य सभ्यता मानी जाती है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ये सबसे बड़ा अंतर है इस दोनों सभ्यताओं में। ठीक है, तो आर्य सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी उसे सरस्वती कहते हैं। देखिएगा, पवित्र जो एक है आपकी पवित्र नदी, आर्य सभ्यता की एक है आपकी पवित्र नदी और एक है आपकी महत्वपूर्ण नदी। अब कंफ्यूज ये होता है कि भाई कौन सी नदी लगाएं, कि महत्वपूर्ण नदी को पढ़ें या पवित्र नदी को पढ़ें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण नदी क्या है, पवित्र नदी क्या है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी का कॉन्सेप्ट जो सबसे कठिन बनता है पेपर में हमारे लिए। ठीक है, तो देखिएगा, अगर सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे तो पवित्र नदी किसे बोलते हैं, सरस्वती को। सबसे पवित्र नदी हम ऋग्वैदिक सभ्यता की सरस्वती को बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नदी हम बोलते हैं सिंधु नदी को। किसको बोलते हैं, सिंधु नदी को बोलते हैं। तो देखिएगा, आर्य जो है वो सबसे पवित्र नदी आपके सरस्वती को मानते थे, सबसे महत्वपूर्ण आपके सिंधु नदी को मानते थे। और चावल के लिए बिरही का प्रयोग किया जाता था, जौ के लिए यब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, याद रखिए किसका प्रयोग किया जाता था, यब का प्रयोग किया जाता था। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। इतने जबरदस्त एक तरीके से देखा जाए तो वही प्रश्न जो कि आज तक आपके प्राचीन भारत में पूछे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध के शासकों द्वारा शासित किया गया था, यानी कि भगवान बुद्ध के द्वारा शासित किया गया था। देखिएगा, अगर आपके कपिलवस्तु, अंग, मगध या गांधार, तो देखिएगा, अगर प्रश्न ये भी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है, तब भी प्रश्न इसमें बन सकता है। भाई इसका आंसर होगा तो बुद्ध द्वारा शासित किया गया था। ठीक है, कपिलवस्तु। देखिए, बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपके लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु में जन्म हुआ था। और लुम्बिनी की अगर बात करेंगे तो कपिलवस्तु की बात करेंगे तो कहां पर है, आपके नेपाल में। ठीक है, ये सब आपके कहां पर है, नेपाल में। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लुम्बिनी कहां पर स्थित है, तो लुम्बिनी आपके नेपाल में है, कपिलवस्तु आपके नेपाल में है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा, प्रश्न ये भी बन सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद नहीं है, क्योंकि तीनों क्या है, आपके महाजनपद है। तो महाजनपद जो है वो आपके अंगुत्तर निकाय में, यानी कि महाजनपद कितने हमारे पास में 16 महाजनपद है। अंग की कैपिटल चंपा है आपके। ठीक है, मगध की कैपिटल क्या थी, राजगीर थी, राजगृह थी मगध की कैपिटल। गांधार की कैपिटल क्या थी, तो गांधार की कैपिटल की अगर बात करेंगे तो गांधार की कैपिटल थी आपके तक्षशिला। तो देखिएगा, एक क्या थी, कैपिटल थी वहां पर। ठीक है, एक क्या थी, कैपिटल थी वहां पर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद थे हमारे पास में, जो दो ग्रंथों में दिखाए गए हैं। एक तो बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ को कहते हैं अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो बौद्ध ग्रंथ को कहते हैं अंगुत्तर निकाय। और जो जैन ग्रंथ है उसे कहते हैं भगवती सूत्र। तो बहुत आते हैं पेपर में कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया, बहुत आता है, भर भर के पेपर में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कपिलवस्तु। क्या होगा, कपिलवस्तु इसका राइट आंसर होगा। सोम, अगर सोम की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा कि सोम जो वनस्पति है, सॉरी, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता है। तो नर देवता के देवता है, तो सोम जो वनस्पति है हमारी, सोम क्या एक प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, तो सोम जो वनस्पति है वो किससे संबंधित होगी, पेड़ पौधों से संबंधित होगी। तो देखिएगा, सोम जो हमारे जो होता है वो क्या होता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। यानी कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें से जो नमा मंडल है वो आपके सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित होगा तो ऋग्वेद से संबंधित होगा आपके सोम। और सोम क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, याद रखिए, एक प्रकार क्या है, वनस्पति है। अहिनबाड़ किस राजवंश की कैपिटल थी, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। ठीक है, कि राष्ट्रकूट वंश की थी, मित्रका राजवंश की थी, पाल राजवंश की थी, या सोलंकी राजवंश की थी। भाई स्पष्ट हो चुका होगा क्वेश्चन देख के आप लोगों को। तो देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की जो कैपिटल थी वो क्या थी, मान्यखेत। क्या कैपिटल थी भाई, मान्यखेत कैपिटल थी राष्ट्रकूट वंश की।
मित्रका राजवंश की जो कैपिटल थी उसे हम क्या कहते हैं? बल्लभी। किस नाम से जानते हैं उसे हम जानते हैं बल्लभी के नाम से। पाल वंश की जो कैपिटल थी वो आपके मुंगेर में थी, और आंसर क्या होगा? सोलंकी। क्या आंसर होगा? सोलंकी राजवंश इसका आंसर होगा। फटाफट देखेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन हमारे पूरे समाप्त हो जाए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा, कान्य कुंज कुंभज किस भारतीय शहर का नाम है? किस भारतीय शहर का नाम है आपके? कुंभोज, कन्याकुमारी, कन्नौज या कांचीपुरम। ठीक है, तो कान्य कुंभज को हम क्या कहते हैं? श्री महोदय के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं? श्री महोदया के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, श्री महोदया के नाम से भी इसको जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, इसे खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुशबुओं का शहर कहते हैं, गुलाबों का शहर कहते हैं। गुलाबों का शहर, या कह सकते हैं खुशबुओं का शहर। ठीक है, खुशबुओं का शहर कहते हैं, इत्र का शहर कहते हैं। अब आपको तो स्पष्ट हो चुका होगा कि इत्र का शहर किसे कहते हैं। तो भाई किसे कहते हैं आप लोग? कन्नौज को कहते हैं। किसको कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं भाई, इत्र का शहर, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात है, इत्र। प्रश्न बनेगा कि इत्र किसने बनाया सबसे पहले भारत में? तो अस्मत बेग ने बनाया था। अस्मत बेग कौन थी? अस्मत बेग नूरजहां की मां जहांगीर की सासू मां थी, जो कि गयास बेगम की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, तो नूरजहां की मां ने, अस्मत बेग ने सबसे पहले भारत में इत्र का आविष्कार किया था। इत्र किसने बनाया था? सबसे पहले इत्र बनाया था अस्मत बेग ने। ठीक है, याद रखिए, किसने बनाया था? अस्मत बेग ने बनाया था। कन्याकुमारी कहां पर है? तो कन्या और कुमारी है। कन्याकुमारी को हम कहते हैं तमिलनाडु में है, जो कि 3 सागरों का संगम भी है। 3 सागरों का संगम भी है कन्याकुमारी। ठीक है, 3 सागर कौन से? एक तो आपके लक्षद्वीप यानी कि अरब सागर, या आपके अरब सागर। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्या होगा आपका? अरब सागर। दूसरा आपके बंगाल की खाड़ी, और तीसरा आपके हिंद महासागर। तो 3 सागरों का संगम भी कहते हैं हम इसे, किसे? कन्याकुमारी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? वेरी वेरी ग्रेट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो उदयन ने तो बनाया नहीं था। काला अशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। याद रखिएगा, शुद्धोधन नहीं थे, यानी कि महागोविंद थे। तो बिंबिसार का जो मकबरा है वो किसने बनाया था? आपके महागोविंद ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह, ठीक है, मुजिरिस किस भारतीय समाज में स्थित है? किस भारतीय समाज में स्थित है आपका क्या? मुजिरिस। मुजिरिस किस भारतीय समाज में स्थित है? केरल में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, या आपके कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिए कहां पर है? आपके केरल में। राइट आंसर क्या होगा? केरल, समुद्री बंदरगाह केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेक घाट पर किए जाने वाले दशमेक युद्ध के दौरान 10 घोड़ों की बलि दे दी थी? किसने? ठीक है, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, या देवी काली ने? ठीक है, तो किसने दे दी थी आपके? ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेघ दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेध युग के दौरान 10 घोड़ों को बलि दे दी थी? किसने बलि दे दी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने बलि दे दी थी? तो हम कह सकते हैं भगवान ब्रह्मा ने। क्या आंसर होगा? भगवान ब्रह्मा वाला आंसर होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में हुई, जो पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश किस नाम से आता है? बिहार के नाम से। ठीक है, किस नाम से आता है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो आज की डेट में मगध पहले था, अब क्या हो गया? आपके बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। किस राज्य के नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी?
अयोध्या की शासक थे, जो राजधानी किसकी थी? ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? कुरु, कलिंग, कौशल, क्या आंसर क्या होगा? हस्तिनापुर। ठीक है, कौशल श्रावस्ती की थी, कलिंग आपके उड़ीसा में पड़ता है, कुरु आपके कहाँ की थी? दिल्ली की बात हम कह सकते हैं, कुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिसने 298 से लेके 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजवर्धन के पुत्र थे, तो ये तो आपके वर्धन वंश से थे, ये तो गलत हो गए। अनिरुद्ध भी नहीं थे। बिंदुसार। राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार, यानी कि आंसर आपका सी वाला एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित की गई है? अभी मैंने आपको बताया वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है। तो वैदिक सभ्यता भाई किस नदी के तट पर विकसित हुई है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। तो देखिएगा सबसे पवित्र नदी, अभी तो मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, क्या? सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती। भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्ध माना जाता है? तो भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्ध माना जाता है, किसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? एक प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो किसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? सबसे महान कवि किसे माना? वेद व्यास को, तोल करीपर को, कल्कि को, या आपके क्या वाल्मीकि को? तो हम कह सकते हैं वाल्मीकि को। क्यों हमने लगा दिया एक संग? करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है हमारे क्या है? आपके रामायण को माना जाता है, तो सर्वप्रथम रामायण और महाभारत को ही माना जाता है, लेकिन इसमें अस्तुत्र रामायण का ज्यादा है ना, कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था। इस प्रकार आंसर हमारा क्या सही होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़ा हुआ था? किस धर्म से जुड़ा हुआ था? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या सिख धर्म से? किस धर्म से जुड़ा हुआ था? देखिएगा अल्पसंख्यक की श्रेणी में आपके 6 धर्म आते हैं, जिसमें आपके हिंदू धर्म अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये समुदाय जो जुड़ा हुआ है वो आपके अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं जैन। क्या कह सकते हैं? जैन धर्म कह सकते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? देखिएगा टोटल मिलाकर आपकी 6 बौद्ध संगतियां आयोजित की गई, लेकिन ओवरऑल पहले हम 4 पढ़ते हैं। उसके बाद में हर्षवर्धन के शासनकाल में 2 बौद्ध संगतियां और आयोजित की गई, जिसमें पहले कन्नौज में, फिर आपके प्रयागराज में, जो सबसे बड़ी संगति थी, कम से कम 5 लाख लोग आए थे। तो अगर पहली बौद्ध संगति की बात करेंगे, तो पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति और आपकी चौथी बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी आपके वैशाली में हुई थी, और तीसरी आपके पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जब बौद्ध संगति हुई थी तो कहां पर हुई थी? आपके कुंडलवन में। ठीक है, कहां पर हुई थी? कुंडलवन में। पहली बौद्ध संगति के समय जो राजा थे वो कौन थे? अजातशत्रु, जो कि हरेक वंश से थे। अजातशत्रु थे पहली बौद्ध संगति के राजा। दूसरी बौद्ध संगति के राजा आपके कालाशोक थे, और तीसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? इसके राजा कौन थे? तो हम कह सकते हैं सम्राट महान अशोक इसके राजा थे। और चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी तो किसके समय में हुई थी? आपके कनिष्क के समय में हुई थी। किसके? कनिष्क के समय में हुई थी। तो आप देख लीजिएगा तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? आपके पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई भाई तीसरी बौद्ध संगति? तो तीसरी बौद्ध संगति आपके पाटलिपुत्र में हुई। बौद्ध संगतियों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, या पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हम कह सकते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, सबको पता होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, कौन था? बृहद्रथ था। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गुड आंसर। देखिएगा उत्तर प्रदेश से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने आज तक कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न सिर्फ आपको ज्ञान जीएस ही उपलब्ध करा पाएगा। इस बारे में हमेशा याद रखिएगा
कि ज्ञान जीएस के साथ अगर जुड़े हैं तो कभी भी फेल नहीं होने वाले हैं भाई, 100% होने वाला है आपके लिए ज्ञान जीएस, 100% देने वाला है। ठीक है, भारत, प्राचीन भारत में ये देखिएगा, जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि भी कहां पर है? आपके गाजीपुर में है। कहां पर है? गाजीपुर में है, याद रखिएगा उसको भी। ठीक है, पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? अभी तो मैंने आपको बताया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की, जो कि पाल वंश से संबंधित थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और पाल वंश की कैपिटल क्या थी? मुंगेर थी। ठीक है, तो देखिएगा सर्वप्रथम राजा कौन था? गोपाल, क्योंकि संस्थापक गोपाल। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दी? तो मगध की राजधानी राजगृह थी। सबसे पहले मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? राजगृह थी। देखिएगा, मगध की कैपिटल जो थी वो क्या थी? राजगीर थी। लेकिन राजगीर से स्थानांतरित जिसने करी थी वो किसने करी थी? पाटलिपुत्र। ऐसी बात तो उदयन ने करी थी। किसने की थी? उदयन ने। ठीक है, और राजगीर की स्थापना किसने करी थी? तो राजगीर की स्थापना तो बिंबिसार ने की थी, और पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी वो उदयन ने की थी। तो यही व्यक्ति है जिसने राजगीर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? पाटलिपुत्र कर दी। लेकिन बिंबिसार है, अशोक है, चाणक्य है, अजातशत्रु है, उदयन का नाम नहीं है, तो आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। क्या आंसर होगा? अजातशत्रु इसका आंसर होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु नहीं, पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया था। वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रसात्मक विवरण प्रस्तुत किया है, वह कौन सा है? जिसने विजयनगर साम्राज्य को बहुत ही अच्छा साम्राज्य बताया है। ठीक है, एक याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई है वो 1336 के तहत हुई थी, हरिहर बा बुक्का के द्वारा। हरिहर बा बुक्का दो सगे भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी तो भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, जो कि आपके 1325 से लेकर 1357 तक था, 1351 तक था। इसके समय में दो बड़े साम्राज्य बने थे, एक तो विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बा बुक्का के द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में आपके हसन गंगू के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, कृष्णदेव राय इसके प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख शासकों में से एक थे, इसके आपके विजयनगर साम्राज्य के। और इसमें जो जिसने विस्तृत बहुत ही अच्छा विवरण दिया है उसे कहते हैं निकोलो दी कॉन्टी। एक कृष्णदेव राय के ऊपर जो शासक थे, देवराय फर्स्ट, यानी कि एक देवराय द्वितीय थे, एक देवराय फर्स्ट थे। तो देवराय प्रथम के समय में विजयनगर आया था, और देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय आए थे? तो कह सकते हैं अब्दुल रज्जाक आपके देवराज द्वितीय के शासक के समय में आए थे, और निकोलो दी क्वांटो जो है वो आपके प्रथम देवराज के समय में आए थे। ठीक है, बरबोसा आपके हो गया, मार्को पोलो हो गया, इतावली यात्री हो गए। विजयनगर की कैपिटल जो है वो क्या है? आपके हम्पी। और हम्पी को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया। 1986 में हम्पी को शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, हम्पी को शामिल किया गया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? देखिएगा, नालंदा में तो विश्वविद्यालय था जो कुमारगुप्त ने बनवाया था, तो ये तो गलत हो गया। प्रयाग में पांचवी नहीं छठी बौद्ध संगति हुई थी। थानेश्वर नहीं था। इसमें राजधानी के रूप में आपने किसको स्वीकार किया था? कन्नौज को। ठीक है, राजधानी के रूप में कन्नौज को स्वीकार किया था। हर्षवर्धन से मैंने टॉपिक भी पढ़ाया, आप उसको पढ़ सकते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी तो अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अभी दोस्तों टाइम कम है हमारे पास में, अभी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं यूपी पुलिस के। यूपी पुलिस के पेपर के बाद में आपको हम एक बुक पढ़ाएंगे जो है लूसेंट की, जिसमें हम फुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, पूरी अच्छी अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, उसी की स्टार्टिंग करेंगे, और आपको पर डे क्लास देंगे उसकी, और 1 साल तक पर डे क्लास देंगे। जिससे आगे जो भी, अगर यूपी पुलिस तो आप पास ही हो जाएंगे, उसके बाद आप अच्छी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे पीसीएस हो गया, आरओ का एग्जाम हो गया, तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन उपलब्ध कराऊंगा मैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला बनाऊंगा ये।
और आपकी क्लासें लगातार चलेंगी, ठीक है, अभी भी चल रही हैं। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे? तो जैन धर्म में टोटल जो तीर्थकर थे वो 24 थे, जिसमें सर्वप्रथम कौन थे? ऋषभदेव। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को कहते हैं। और 24वें जो थे वो उन्हें क्या कहते हैं? महावीर स्वामी कहते हैं। उन्हें 24वें तीर्थकर को क्या कहते हैं? महावीर स्वामी कहते हैं। 23वें पूछे हैं तो क्या आपके पार्श्वनाथ, क्या है आपके? पार्श्वनाथ है, ठीक है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उदयन था। क्या था? उदयन जो था मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। आर्यभट्ट कौन थे? एक चिकित्सक थे, गलत थे। चित्रकार थे, गलत थे। वैज्ञानिक थे, गलत थे। खगोल वेदता थे। कौन थे आपके? खगोल वेदता थे, याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा फटाफट कर रहे हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखिएगा अशोक ने पूरे भारत में 84 स्तूपों का निर्माण कराया था, लेकिन 2 ही स्तूप देखने को मिलते हैं हमें, एक तो सारनाथ का, दूसरा सांची का। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। सारनाथ का आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में है। तो मध्य प्रदेश में बात करेंगे, विश्व विरासत सूची में सांची के स्तूप को स्वीकार किया गया था 1989 में। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। 1989 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। किसे? सांची के स्तूप को। मध्य प्रदेश में खजुराहो के टेम्पल हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1986 में। उसके बाद दूसरा स्थल सांची का स्तूप है, ठीक है। खजुराहो के टेम्पलों को चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था खजुराहो के टेम्पल को, ठीक है। और इसमें इसमें शामिल किया गया था इनको। उसके बाद में देखिएगा भीमबेटका की गुफाएं हैं जिन्हें शामिल किया गया था 2003 में। तो 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को भी शामिल किया गया था, ठीक है। और खजुराहो के टेम्पल को 1986 में और चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था खजुराहो के टेम्पल को, और इन्हें अशोक में शामिल किया गया था, राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ठीक है, कि श्वेतंबर व दिगंबर किस संप्रदाय से संबंधित थे? श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध मत से थे, जैन मत से थे, किससे थे आपके? जैन मत से थे। याद रखिएगा किससे थे आपके? जैन मत से संबंधित वो थे, ठीक है, ओके। चलिए, तो जैन मत से संबंधित थे। 31 क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? ये जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाओं का जो संबंध है तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है जातक कथाओं का संबंध। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को संबंध जो है वो आपके किससे? जातक कथाओं से है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। किस सिख गुरु ने सिख विवाह के समारोह की शुरुआत आनंद कैराज के नाम से की थी? तो आनंद कैराज के नाम से की थी। गुरु नानक देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु रामदास ने? आंसर क्या ठीक होगा? गुरु रामदास, सॉरी गुरु अमरदास ने शुरू की थी, सॉरी गुरु अमरदास ने शुरू की थी, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि दूसरे का मतलब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? फाहियान भारत आया था। हिनसोंग आपके किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। हिनसोंग की अगर बात करेंगे तो हर्षवर्धन के समय आए थे। अश्वघोष की हमने बात करी तो कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फाहियान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो कुल वेदों की संख्या तो सभी को पता है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सब कुछ मैंने पढ़ा है प्रैक्टिस सेट में, एक एक क्वेश्चन मैंने लगवाया है, एक एक बात मैंने वेदों के बारे में बताई है, तो यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ। आपने देखी क्लास नंबर 17 चल रही है, लगातार आपके लिए क्लासें हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज भी चल रही हैं। प्रैक्टिस सेट 15 लगवाए हैं मैंने। इसके बाद आप लोग की इच्छा, आप कितने भी लगा लीजिएगा, लेकिन 15 का डिस्क्राइब जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेदों की संबंधित कितनी है? 4। अथर्ववेद आपका चौथा वेद है। प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम जो वेद है उसे हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखिएगा, इतना सरल प्रश्न भी पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रश्न कठिन भी पूछा सकता है। किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त शब्द है, नदी सूक्त शब्द है, किस मंडल में सोम देवता को समर्पित है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना सरल प्रश्न पूछ लिया। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? तो किसके अवशेष जो हैं वो आपके पाकिस्तान में हैं, ठीक है। तो किसके अवशेष मिलेंगे आपके? हड़प्पा बिल्कुल, मोहनजोदड़ो बिल्कुल, कालीबंगा कहाँ है आपके? राजस्थान में है। तो अवशेष पाकिस्तान में तो है नहीं, राजस्थान कहाँ पर है आपके? राजस्थान तो इंडिया में है। तो आपका पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा आपको मिलेगा पाकिस्तान में, ठीक है। याद रखिएगा। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? मुगल गलत, आर्य। कौन थे आपके? अफ्रीकन, अंग्रेज नहीं। ये तो सब आदमी भारत में आए थे, मध्यकालीन भारत में आए थे। सबसे पहले क्या आए थे? आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? अभी तो पढ़ा था। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद है। आप एक एक प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन पढ़ाए हैं मैंने हिस्ट्री से, जो कि आपके पेपर में आए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन मैंने पढ़ाए भी हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उनके संबंधित स्थलों से सुमेलित कीजिए। तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उनके स्थलों से सुमेलित करना है। जन्म स्थान लुम्बिनी, ठीक है, जन्म स्थान तो लुम्बिनी ही था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, प्रथम उपदेश यहाँ दिया था। निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। तो तीनों के तीनों ठीक है, चारों के चारों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सत्यमेव विजयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव विजयते जो लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था? देखिए, मुगडो उपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया? सत्य की ही जीत होती है। सत्य में जयते जो लिया गया मुगडो उपनिषद से लिया गया था, ठीक है। कहाँ से लिया गया था? मुगडो उपनिषद से। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे पुराना महाभाष्य है, जो कि पतंजलि ने लिखा था। रामायण है, अष्टाध्यायी है, महाभारत है। अब आप इसमें बताइएगा कि सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे प्राचीन कौन सा होगा? ठीक है, सबसे प्राचीन अगर आपने बताया तो आप इसमें खुद ही कंफ्यूजन हो जाओगे, जबकि मैंने अभी पूरा पूरा आपको बताया था। मैंने आपको पूरा पूरा बताया था कि सबसे प्राचीन इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रामायण को हम सबसे प्राचीन मानते हैं। रामायण को हम सबसे प्राचीन मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? तो मूर्ति पूजा के संकेत कब से हैं? तो आपको पता होगा, मूर्ति पूजा के जो संकेत हैं वो आर्यों के काल से हैं। कब से हैं? आपके आर्यों के काल से। निम्नलिखित उपनिषद किसकी व्याख्या करते हैं? तो उपनिषद क्या होते हैं? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषद जो होते हैं 108 उपनिषद हैं और हिंदू धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन पहला मुस्लिम जिसने उपनिषदों का अध्ययन करा उसे हम दाराशिकोह के नाम से जानते हैं। किससे? दाराशिकोह के नाम से जानते हैं। आर्यों के दर्शनवाद सैद्धांतिक, यानी कि दार्शनिकवाद सिद्धांतों की पुस्तक है आपके क्या? आपके उपनिषद। कानून की व्याख्या नहीं करता है, राजनीतिक व्याख्या नहीं करता, उपयुक्त में कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वेद काल का प्रतीक है? बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा या दहेज प्रथा? तो ऋग्वेद काल का प्रतीक है। इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। हर क्वेश्चन पढ़ाया है प्रैक्टिस सेट में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। हर प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया जाता है। कौन सा प्रतीक है? केवल ऋग्वेद काल का प्रतीक है। तो बाल विवाह नहीं, पर्दा प्रथा नहीं, ओनली सती प्रथा। क्या है? ओनली सती प्रथा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का निर्यात किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका निर्यात किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में निर्यात किया जाता था वो किसका किया जाता था, ठीक है। सूती वस्त्रों का, बिल्कुल कपास के बने होते थे, कॉटन के बने होते थे सूती वस्त्र। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? ग्रेट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ने, स्कंदगुप्त ने या कुमारगुप्त ने? तो सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? ये बात याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ने, ठीक है। एक सेकंड,
गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? तो सबसे अच्छा नमूना जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो सबसे अच्छा नमूना जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? गुप्त काल में सबसे अच्छा नमूना जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? अजंता गुफाएं या अजंता की चित्रकारी, सांची का स्तूप, एरोला की चित्रकारी या उपयुक्त सभी? गुप्त काल की बात की जा रही है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता चित्रकारी में मिलता है। कहाँ मिलता है? अजंता चित्रकारी में। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? ठीक है, क्या आधार था? धर्म था, धन था, जन्म था या पेशा था? तो मुझे तो उम्मीद लग रही है कि इसका आंसर क्या होगा? पेशा। ठीक है, सबसे अंतर लग रहा है पेशे में। ठीक है, लग रहा होगा आपको नहीं है, लेकिन यही है। भारतीय मूर्ति पूजा कब से आरंभ मानी जाती है? आर्यों के काल से पूर्व भी, मौर्य काल से, गुप्त काल से या उपयुक्त में कोई नहीं? अभी देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्यों के काल से पूर्व से ही। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? नगरीय थी, ग्रामीण थी, अर्धनगरीय थी या कबायली थी? मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता और आपके ऋग्वैदिक सभ्यता में सिर्फ एक ही अंतर है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण है और वो आपके क्या है? नगरीय। देखिएगा, इतना कम पढ़े हैं उसके बाद भी एक एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाला आ रहा है। अशोक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, बताइएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल, ये तो ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया उसने, बिल्कुल कराया। राजूकों को नियुक्त किया था। सोने की मूर्तियां गलाकर मुद्रा बनवाई, बिल्कुल बनवाई। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी है, बिल्कुल नहीं है। इसके अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत। इसके अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका डी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो वैदिक काल में स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई के लिए मान्यता दी जाती थी। बहुत सारी महिलाएं थी जिन्हें उच्च स्तर में के दर्जे में शामिल किया जाता था। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण बिंद शक्ति के नाम से जाना जाता है। बिंद शक्ति के नाम से जाना जाता है। गुप्त नहीं, श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। राष्ट्रकूट का सिमुख था। चालुक्य नहीं, बटाका। पकाटक राजवंश का संस्थापक जो था कौन था? बिंद शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? चोल राजवंश का जो संस्थापक था उसे विजयालय कहा जाता था। परंपरागत आदित्य प्रथम या आदित्य प्रथम या परंपरागत प्रथम या कह सकते हैं अनंत वर्मन या आदित्य प्रथम? कौन सा आंसर ठीक होगा? ठीक है, आंसर बस बताते रहिएगा और आंसर अगर आप बताते रहेंगे तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड है ना, चलिएगा देखिएगा। कौन सा आपके संबंधित नहीं था चोल राजवंश से? विजयालय तो संस्थापक था। कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, अनंत वर्मन जो था वो संबंधित यहां से नहीं था। ठीक है, चार वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? तो चार वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। देखिए, वेद से तो प्रश्न आना ही आना है। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? राठौर ने, चौहान ने, चंदेल ने या गढ़वाल में? तो किस शासक किए थे? क्या गढ़वाल किए थे? बताइएगा, राइट आंसर बोलिएगा सिर्फ, राइट आंसर ही तो बोलना है सिर्फ। ठीक है, बताइए खुजराहो के मंदिरों का निर्माण किसने था? खुजराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। तो चंदेल वंश के शासकों ने ही यहां पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म और संघ किससे संबंधित है? बुद्ध के संबंध से, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक अभी मैंने बताया आपको, ऋषभ देव। बताइएगा इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊं, ये तो सब आपको पढ़े हुए हैं। ठीक है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? अभी तो पढ़ा है कि गुप्त काल में हुआ। किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। ठीक है, भारत की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो भारत की प्राचीनतम राजधानी, एक प्रश्न आपको ही बताना है भाई, मैं तो इसको बताने वाला हूं नहीं। भारत की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो भारत की प्राचीनतम राजधानी देखिएगा कहाँ थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की प्राचीनतम राजधानी मैं नहीं बताने वाला, इसको आप ही को बताना है। मुझे तो पता ही है, आप बताइएगा, मुझे भी नहीं पता ना इसका आंसर, मैं इसके लिए छोड़ दूं क्या?
ठीक है, तो शायद आपको पता है कि मगध आया था भारत में सबसे पहले, तो प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? आपके पाटलिपुत्र में थी। कहाँ पर थी? आपके पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, आरओ की सीरीज भी हमारी चल रही है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हिस्ट्री के हमारे क्वेश्चन